हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है यह है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाकी वीडियो को जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट 1 है ये मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बाकी वीडियो जो अपलोड हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिले। चलिए, मेरा जो पहला नियम है जो पहला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। पहला जो टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या है ये? अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम हैं जो निम्नलिखित है। ठीक, पहला नियम क्या है? चलिए हम फिगर से देख लेते हैं। ये मान लेते हैं मेरा पहला माध्यम है एयर, जिसको वायु कहते हैं। ये मान लेते हैं मेरा दूसरा मीडियम है, इसको मान लेते हैं कांच है। यहाँ से मान लेते हैं कोई सोर्स है, यहाँ से कोई किरण चली ए से, यहाँ पॉइंट बी पे गिरती है। ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण हो गई। इसको हम मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल है। ठीक, अभिलंब है ये आपका क्या है? अभिलंब है। ठीक, अब ये डेंसर मीडियम में आएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसको मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये आपका हो गया आपतन कोण, आई इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये हमारा पृथककारी पृष्ठ हो गया। तो पहला नियम क्या है? देखिए, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला नियम। ये आपका आपतित किरण, ठीक, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ है? एक ही पॉइंट बी पे हैं, जो पॉइंट बी एक ही तल में है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, जिसको हम बोलते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको भी, ये भी आपका साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है, के अनुपात को, अब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का
का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसे चलिए, ठीक है, अर्थात इसलिए साइन आई आपतन कोण कीजिए, रेशियो है तो अपान में जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू ये आपतन कोण कीजिए हो गया, ये अपवर्तन कोण कीजिए, ये इसका अनुपात बराबर नियतांक, ये हो गया नियतांक। ठीक है, अब ये हो गया आपका, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अभी इसको हम आसानी से समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जहां नियतांक एक माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष, जहां नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, तथा इसे स्मॉल n या माइक्रोन से व्यक्त करते हैं। इसलिए आपको मिलेगा साइन आई अपान साइन आर बराबर मिलेगा n। ठीक है, अब यदि पहला माध्यम यदि पहले माध्यम को एक से तथा दूसरे माध्यम को दो से व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1n2। ठीक है, इस n की जगह पे हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। आई होप, चलिए ये यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं तो इस देखिए, ये जो n है, इस n की जगह पे हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम जिसमें से आ रही है, दूसरा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, तो ये n की जगह पे हो जाएगा 1n2, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया, ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये मेरे दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, ये मेरी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक तल में है, पॉइंट बी पर है, और बी जो है ये इसी सतह पर है, तो इसलिए तीनों एक तल में होंगे। ठीक, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण कीजिए, तो आपतन कोण मेरा आई हो गया। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तथा अपवर्तन कोण क्या है, ये मेरा जो है, ये मेरा अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक, तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम यही है, क्या है, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, उसको हम लिखे नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, किसी एक ही रंग की प्रकाश के लिए, जो कि यहाँ लिखे है, आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम यही है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जहां नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे स्मॉल n या माइक्रोन से व्यक्त करते हैं।
अर्थात तो यहाँ नियतांक की जगह पे हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, इसके जगह पे हो जाएगा यहाँ। ठीक है, देखिए नियतांक का मतलब क्या हुआ, नियतांक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा नियत प्लस अंक, मतलब अंक जो होगा वो नियत होगा। तो इसीलिए अब जब अंक होगा तो नंबर होगा, तो नंबर होगा तो यन हो गया, यन फॉर नंबर अंक। ठीक, ये जो होगा नियत होगा। अब यदि पहले माध्यम को एक से, मतलब जिसमें से प्रकाश आपतित किरण आ रही है वो पहला माध्यम हो गया। ठीक, दूसरा माध्यम जिसमें जा रही है तो पहले माध्यम को एक से और दूसरे माध्यम को दो से व्यक्त करें तो इस यन की जगह पे हम लिख देंगे 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, मतलब ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि भाई देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो 6 होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, काट होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, फिर साइन को ही क्यों? तो देखो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, मैथ में आप पढ़े होंगे या अभी मान लीजिए नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यल फॉर लंब ए फॉर आधार। तो यानी लंब को हम साइन मान कर चलते हैं और आधार को कॉस मान के चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो मेरा ऑप्शन कोण है किसके रिस्पेक्ट है? अभिलंब। अभिलंब होता क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अभिलंब मतलब जो लंबवत हो किस पे? पृथककारी पृष्ठ पे आपतन बिंदु पर जो लंबवत होता है काल्पनिक रेखा वही अभिलंब कहलाती है। तो ये अभिलंब, ये मेरा अभिलंब है और ये आपतित किरण और ये जो एंगल बन रहा है ये अभिलंब के रिस्पेक्ट बन रहा है। और जो अपवर्तन कोण है इसको भी हम देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? अभिलंब के रिस्पेक्ट में। अभिलंब मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस लंब, इसीलिए यहाँ क्या लिया गया है? साइन लिया गया है। बात समझ में आई? तो ये मतलब ये मेरा अपना पर्सनल गेस और अनुभव है जो कि आपके काम में आ सकता है, ऐसा कोई पूछता नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? बात समझ में आई? चलिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आप देखिए क्या है, बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर, या अपने मित्रों से कहते हैं यार मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन क्या बताएं यार, पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते यार कई बार पढ़ते हैं, कई घंटा पढ़ते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, या आता है यार याद भी होता है तो भूल जाता है। जानते हैं ये प्रॉब्लम क्यों होती है? आप जब पढ़ते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप किताब तो पढ़ते हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चलता है। दिमाग में जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं या साइंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको अपने किसी दूसरे चीज की याद आ गई, जैसे मैं यहाँ गया था तो ये हो गया, वहां गया था तो ये हो गया, या वहां जाने वाला हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ अलग सी आइडियाएं घूमने लगती हैं। तो देखो क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका जो दिमाग है वो एकाग्रचित नहीं है, मतलब वो कहीं और है। तो ऐसी अवस्था में आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी हुआ था। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम पढ़ाई करें तो एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित कैसे हो सकते हैं इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको फिर ये प्रॉब्लम की कठिनाई की सामना ना करनी पड़े। चलिए अब आ गया अपवर्तनांक था। अब अपवर्तनांक का प्रकाश से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश से संबंध जो मेरा है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, अपवर्तनांक का अपवर्तनांक अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक, बात समझ में आई? रिलेशन बिटवीन रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड
एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, चलिए अब यहाँ हमें अपवर्तनांक का रिलेशन स्थापित करना है। अपवर्तनांक का किससे? प्रकाश की चाल से। तो ये स्टूडेंट्स देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात में वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लीजिए हमें जैसे मान लो कि ये मेरा वायु है, ये मेरा पहला माध्यम है वायु, ये मेरा दूसरा माध्यम है क्या है? कांच। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आई, अब ये मेरा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो ये जब ये कांच क्या है? डेंसर मीडियम है, आपका सघन माध्यम है, जब इसमें एंटर करेगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये आई हो गया, ये आर हो गया। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो हमें मान लीजिए कांच का अपवर्तन निकालना है, तो क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में इसमें प्रकाश की चाल क्या है, इसमें प्रकाश की चाल क्या है। यदि इसका हम डिवाइड कर दें या रेशियो निकाल दें तो जो आएगा वही क्या होगा? ये कांच का अपवर्तनांक होगा। बात समझ में आई? चलिए मान लीजिए माना प्रकाश वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल C। मान लिया कि वायु में अथवा निर्वात का मतलब समझ रहे हैं ना? निर्वात का मतलब फ्री स्पेस, जहां कोई वायुमंडल ना हो। तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। कुछ डिफरेंस होता है, बहुत मामूली, बहुत कम होता है, इसलिए लगभग बराबर माना जाता है। तो निर्वात का मतलब फ्री स्पेस, जहां कोई वायुमंडल ना हो, जैसे पृथ्वी से कुछ किलोमीटर, 1000-2000 फीट है या किलोमीटर, हमें फिक्स नहीं याद है, तो उसके बाद वायुमंडल नहीं है, तो उसे हम निर्वात मान सकते हैं। तो निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कोशिश मान लिया कि 1 सेकंड में C मीटर जाती है। ठीक है, तथा माध्यम का मतलब माध्यम में मतलब जिसमें ज्ञात करना है। माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, माध्यम ज्ञात करना है। माध्यम में मतलब क्या? जिसमें प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना है।
प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है। क्या है? v फॉर वेलोसिटी। ठीक ठीक है। तो अब क्या परिभाषा है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां लिखेंगे इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो यहां लिखेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, अनुपात का मतलब इसको अपान में कर देंगे, अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। बात समझ में आई? अब देखिए, तो माध्यम के अपवर्तनांक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n से। तो n हो गया बराबर, n से ही तो व्यक्त करते हैं, बराबर वायु में प्रकाश की चाल हमने क्या माना है? c। तो हो गया c अपान माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने क्या मान लिया? v। तो ये क्या हो गया? v। तो इस तरह से मेरा फार्मूला निकल के आया n = c/v। अब ये देखिए, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक, तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये स्पीड किसमें है? वायु में। ये स्पीड किसमें है? कांच में। हमें क्या निकालना है? n बराबर, ठीक है ना, हमें n बराबर निकालना है। कह रहा है, देखिए इस पे हम आपको तुरंत एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। कह रहा है कि वायु में प्रकाश एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जा रही है, तथा कांच में प्रकाश एक सेकंड में 2 × 10⁸ मीटर जा रही है। तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा? तो खटाक से हम फार्मूला लगा देंगे, n बराबर c/v। ठीक, तो c का मान क्या है? c मतलब प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल की जगह पे हो गया 3 × 10⁸ अपान v का मतलब क्या है? v का मतलब है माध्यम। तो माध्यम क्या है? कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल v है। तो v का मान कितना दिया है कांच में प्रकाश की चाल का? तो ये हो गया 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3/2। 3 में 2 का डिवाइड कर देंगे 1/5, 1.5। तो 1.5 क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा आगे की जो टॉपिक है ये है प्रकाश के किरणों की उत्कर्मणीयता। ठीक है, चलिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के किरणों की उत्कर्मणीयता। अब आप जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी आएगी। फिक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी आएगी, इसमें तो कोई बट नहीं है, इसको तो आप समझ ही रहे हैं। तो हमें यही निकालना है, ठीक है ना, यही हो गया उत्कर्मण। तो उत्कर्मणीयता क्या है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो प्रकाश के किरणों की उत्कर्मणीयता क्या है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। प्रकाश के किरणों की उत्कर्मणीयता क्या है? वही है कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अथवा दूसरे माध्यम से पुनः उसी माध्यम में, यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो मेरा जो टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, रिवर्सिबिलिटी
परमिएबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक, क्या है इसे हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला माध्यम है वायु, ठीक है, एयर, जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं दूसरा माध्यम है कांच, जिसको हम शॉर्टकट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास, जिसको हम शॉर्टकट में जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से इस पॉइंट पर ये किरण ऑप्टेटिव होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये मान लेते हैं ए से आ रही है, बी पर गिर रही है, तो यहाँ से हम तुरंत इसके लिए अभिलंब खींचते हैं। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा कांच है, तो कांच क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो जब डेंसर मीडियम है मतलब सघन माध्यम है, और मेरा विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, ऐसे झुक जाएगी। ये मेरा हो गया आपतन कोण आई, ये मेरा अपवर्तन कोण हो गया आर। अब देखो यदि प्रकाश की किरण ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी आएगी। जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा, एकदम कन्फर्म है, ठीक है ना। यदि वायु से कांच में जा रही है तो कांच से वायु में भी जाएगा। और यही प्रकाश की किरण की क्या है, उत्क्रमणीयता है, कि प्रकाश की किरण यदि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी आएगी। तो मान लीजिए माना ए बी आपतित किरण, आपतित किरण तथा इसको बीसी मान लेते हैं, बीसी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा आई व आर क्रमशः आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो अब स्नेल के स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम ये है कि आपतन कोण की यदि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो हमें मिलेगा साइन आई बाई साइन आर बराबर, ये हम लिखेंगे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, 1n2 से। यहाँ हम लिख दिए। अब पहला माध्यम से जा रहा है कहाँ, दूसरे माध्यम में, तो हो गया 1n2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखिए चूंकि प्रकाश की किरणों में उत्कर्मणीयता होती है, उत्कर्मणीयता होती है। उत्कर्मणीयता का मतलब यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे से पहले में भी आएगी। इसलिए अब यदि हम ये मान लें, हमने पहले माना कि आई ये पहले से दूसरे में जा रहा है। अब जब चूंकि प्रकाश किरणें उत्कर्मणीय होती है तो दूसरे से पहले में यदि आएगा तो आपतन कोण क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन आर अपान, और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, आई, तो हो गया साइन आई। अब प्रकाश की किरण पहले कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम से, तो ये हम लिख देंगे। तो दूसरे माध्यम से जा रही है तो 2 कहाँ जा रही है, पहले माध्यम में, तो ये हो गया 1। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों किरणें परस्पर देखिए, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में जाने पर एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है या क्रॉस कर रही है। तो 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1n2 इंटू ये 1n2
इंटू फिर ये वाला 2n1 बराबर हमें मिलेगा साइन आई, फिर ये वाला इधर गुणा होगा, देखिए राइट वाले का राइट वाले में गुणा होगा और लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले में, तो साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई। तो देखिए साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर मिलेगा 1। ये मिल गया मेरा फार्मूला। अब 1 का मतलब ए एयर है ना, तो इसको ए लिख देंगे, n और 2 का मतलब ग्लास है, कांच है, तो जी लिख देंगे, इंटू 2 का मतलब क्या है जी, n और 1 का मतलब क्या है एयर, तो ए बराबर हो गया 1। ये मिल गया मुझे फार्मूला, या ए एन जी बराबर हो जाएगा 1 बाई जी एन ए, ये भी एक फार्मूला मिल गया। या यदि इसका हम पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो जी एन ए बराबर मिल गया 1 बाई ए एन जी। तो इस तरह से ये मेरा बन गया फार्मूला। यदि इसी तरह से 3 माध्यम हो तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? यदि 3 माध्यम है इसी तरह से कि पहले वायु है, फिर वायु से वाटर में पानी में जा रहा है, फिर पानी से कांच में जा रहा है, तो ये पहला माध्यम, फिर दूसरा माध्यम, फिर ये तीसरा माध्यम। तो ये मान लेते हैं हमारा एयर है, ये मान लेते हैं हमारा वाटर है, मान लेते हैं ग्लास है, तो फिर एयर आ गया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये दिए 1, ये 2, ये 3, तो हमें मिलेगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। यदि 4 माध्यम हो तो हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग जो मुझे प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझे ऐसे देते रहिए। मेरा एसएसटी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए अच्छी पढ़ाई एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आप लोगों के लिए हमेशा समर्पित है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।